Welcome to Akhand Vidyashram, the first institute of impeccable wisdom. Neelkant, the blue throat of Lord Shiva. मेरा धर्म अखंडता, impeccable wisdom. मेरी अनमोल आविष्कार, greatest discovery, दिव्यांग, जिसके साथ perfect object of the universe are designed and created. सागर मंथन is what we started in last. पिछले वीडियो में हमने सागर मंथन, समुद्र मंथन, द चर्निंग ऑफ प्राइमरी ओकेशन से शुरू किया था और जिसमें मैंने ये बताया था कि पुरानी कहानियों में गॉड्स एंड डेमन्स, देवी देवताओं और असुरों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हमें अमृत चाहिए, इमॉर्टल नेक्टर चाहिए, ताकि हम जन्मों जन्मों तक जीवित रहें और ये चीज समुद्र से मिल सकती है। इसके लिए उन्होंने वासुकी स्नेक को माउंट के लगाया था, जिसे नीचे टर्टाइस कूर्मा अवतार, जो विष्णु जी के सेकंड अवतार हैं, जो सेक्सुअल एनर्जी के साथ जुड़े हैं, उसके पर बनाकर उसको चर्नी करना शुरू किया था। इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है, जिसे टेस्टोस्टेरोन से ओजस, ओजस से ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन से इंटेलिजेंस, इंट्यूशन और कुदरती के साथ जुड़ सकता है। ब्रह्मचार्य का मतलब इनकॉन्टिनेंस नहीं है, इस ओजस का ज्यादा होना, उसे तेजस में बदलना और कुदरत से जुड़ने के लिए बहुत जरूरी है। और यही चीजें मैंने सागर मंथन में बताई हैं। और सागर मंथन में जो वेदों में लिखा गया है कि वेदों का सारा आकाश जो श्रुति है, एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, सेल्स और कुदरत की हर शक्तियों को पंचभूतों में दिखाया गया है और उनमें जो अग्नि है सबसे ज्यादा है और दूसरे हैं वो बताई गई हैं। वही चीज आप सागर मंथन में भी देख सकते हैं। ये भी पिक्चर है कि सागर मंथन के दरमियान 14 चीजें, पदार्थ जो निकले थे, जिसको मान्यता दी गई है और इसके 6 विषयों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। अब उसमें से एक है नीलकंठ, जिसे हम इस विषय में समझाने की कोशिश करें कि ये एक सोच है, विचार है, सत्य है या हाईएस्ट स्पिरिचुअल साइंस है, जिसको दिखाया गया है। इस पिक्चर को आप देखेंगे कि जब सागर मंथन हो रहा था तो उसमें से जब विष निकला था तो सारे लोग मरना शुरू हो गए थे और मरने के बाद सब शिव जी के पास गए कि आप में वो शक्ति है, अगर आप इस जहर को पी लेंगे तो आप सृष्टि को बचा सकते हैं। तो उन्होंने जब पीना शुरू किया था तो माता पार्वती ने उनके गले में एक स्नेक, जो सांप, स्पर्श डाल दिया था। अब ये जो कहानी है, समुद्र का मंथन हो रहा है, उसमें से ब्लू ब्लैक वेपर्स निकलते हैं जिससे लोग मरना शुरू हो जाते हैं। फिर उसे शिव भगवान जी पीते हैं और पीते समय पार्वती उनके गले में एक सम डाल देती हैं। ये एक कहानी है, शुद्धता है, स्पिरिचुअल साइंस है या विचारधारा है या एक कल्पना है। इसके विषय में आज तक किसी ने भी साइंस के बारे में नहीं समझाया है, अपनी अपनी भाषाएं बताते जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूं, मैथ को ठीक तरीके से समझता हूं, कुदरत के मैथ को जानता हूं, कुदरत की फिजिक्स को जानता हूं, कुदरत की केमिस्ट्री को जानता हूं और परफेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी जानता हूं और दुनिया के 64 आर्ट्स का ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान से अखंड तक जाने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं सृष्टि को जान सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, श्रुति को समझ सकता हूं, स्मृति को समझ सकता हूं। तो वेदों, उपनिषद और सनातन धर्म की खूबियों को दुनिया के सामने साइंस के माध्यम से, मैथमेटिक्स के माध्यम से जो मुझे सौभाग्य मिला है, मैं उसके आधार पे इसमें ये कहानी नहीं है, जहां तक मैं कह सकता हूं कि ये स्पिरिचुअल साइंस का वो विषय है जिसे अगर समझने से मॉडर्न साइंस के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे के सारे पीले पड़ जाएंगे। हमारे जितने भी दुनिया के लोग हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स को नहीं समझा है, मैन को समझा है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी ने समझा है, अब पूरी सृष्टि के समझाने का मौका मुझे इस विषय में मिल रहा है।
सबसे पहले मैंने ये कहा था कि ये एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स की कहानी है जो वेदों में लिखी है और वेदों की खूबी को मैंने पेश किया है। अब नीचे पीरियोडिक टेबल है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम पहले पीरियड में है, उनका 2 जिक्र मैंने कर दिया है और साथ में ऑक्सीजन और कार्बन का जिक्र भी मैंने पिछले वीडियो में किया था। अब इससे आगे बढ़ने के लिए अगर हम देखें तो दूसरे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में लिथियम और बोरान है और राइट साइड में कहीं आकर आप नियॉन की तरफ जाते हैं, मगर उससे पहले जो नमा पहले पीरियोडिक टेबल में हैलोजन नहीं है, उस दूसरे पीरियड में 9th जो है प्रोडक्ट है वो फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयंस बनते हैं, उसका एक रूल है। आप जब लिथियम को एक साइड में लेफ्ट साइड में देखते हैं और फ्लोराइड को दो साइड देखते हैं, दोनों को कुदरत ने फिजिकल बॉडी में इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि लिथियम में बहुत पावर है। इसे हम इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री बना सकते हैं, पावर यूज कर सकते हैं और फ्लोराइड से फ्लोरोसिस हो सकती है, ये हड्डियों को तोड़ सकता है। इसका भी इस्तेमाल जिस्म में फुल तरीके से नहीं किया जा सकता है, मगर मॉडर्न साइंस ने लिथियम को भी बनाया है और फ्लोराइड को भी जाना है। उसमें बाहर लिथियम में एक है और फ्लोराइड में एक कम है, एक कैटियन है, दूसरा एनियन है। दोनों आयन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो वो संपूर्ण बन सकता है। लिथियम फ्लोराइड भी अपना में संपूर्ण बन सकता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी संपूर्ण बन सकता है। ये विषय जो है वो पहली विषय में है, मगर दांतों की कैविटीज को ठीक करने के लिए फ्लोराइड का इस्तेमाल करना टूथ वॉश में इस्तेमाल किया गया जिससे कैविटीज वगैरह ठीक हो सकती हैं, उतने तक शुद्ध है। पीरियड 3 में क्लोरीन या क्लोराइड का इस्तेमाल किया है। अगर इस विषय को अगर आप देखें तो थर्ड पीरियड में लेफ्ट साइड में सोडियम है और राइट साइड में 17 के साथ क्लोराइड है। सोडियम और सोडियम क्लोराइड को सॉल्ट बना के कुदरत ने एक अजूबा नमक दुनिया को दिया है। अगर क्लोराइड और नियॉन की आप रेशो को अगर आप देखें तो वो भी अपने आप में दिव्यंक बन जाता है। अगर लिथियम और फ्लोराइड को देखें तो वो ट्रिनिटी बन जाता है। 17/16 इज दिव्यंक। अब सोडियम और क्लोराइड को मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाया गया है। इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इस्तेमाल किया है, जिसके आधार पे फ्लूइड चीजों को सेल के बाहर से सेल के अंदर ले जाने के लिए पावर पॉइंट या एक्टिव प्रोसेस में इस्तेमाल किया गया है। पैसिव में इसकी जरूरत नहीं है, एक्टिव में इसकी जरूरत है, तो सोडियम क्लोराइड को वहां इस्तेमाल किया गया है। अगर फोर्थ पीरियड में चले जाएं तो आपको पोटेशियम लेफ्ट साइड में नजर आता है और ब्रोमाइड भी नजर आता है, और पोटेशियम ब्रोमाइड को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए आज भी इस्तेमाल किया गया है, मगर कॉमनली यूज नहीं है। इसे भी बॉडी ने जिसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसमें भी बहुत पावर है, मगर ये जो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस है उसको ठीक करने में काम कर सकती है। जब फिफ्थ में आप जाते हैं तो वहां पे आयोडीन ही आती है, और आयोडीन या आयोडीन या आयोक्लोराइड जो इस्तेमाल की गई है उसको थायराइड के लिए इस्तेमाल किया है थर्ड लेवल पे। प्रोटीन और ब्रोमाइड को, प्रोटीन को इंट्रासेलुलर के इस्तेमाल किया गया है, सोडियम को एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए है, और आयोडीन को थर्ड लेवल टिश्यू लेवल पे ले जाकर उससे थायराइड हार्मोन को इस्तेमाल किया गया है। यही सबसे बड़ी खूबी है। तो कैसे साइंस को समझ के, इन सब चीजों को समझ के, वेद को साइंस के माध्यम से समझकर दुनिया के सामने पेशे का सौभाग्य जो मुझे मिला है, मुझे लगता है कि हम कुदरत की खूबियों को आसानी से दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, वो ज्ञान दे सकते हैं जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक एक जैसा हो। ये भी एक प्रयत्न है मेरा कि हम वो ज्ञान दें छोटे बच्चों से लेकर स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आगे रिसर्च तक, ताकि सब में कंसिस्टेंसी रही जाए।
जे कभी अनलर्निंग रीलर्निंग की जरूरत ना पड़े, इसलिए ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सागर मंथन में चर्निंग अ प्राइमर्डियल फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन, आप पिक्चर देख सकते हैं कि फ्लोराइड 7 हैं, उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर देख सकते हैं। 2 अंदर के ऑर्बिट में है, 7 बाद के ऑर्बिट है, 1 मिसिंग है, इसलिए वो एनियन बन जाता है। इसे एक लेने की क्षमता है और कंप्लीट बनना है, मेरे सोडियम को एक देने की क्षमता है कंप्लीट बनने के लिए। और क्लोरीन या क्लोराइड के 17 हैं, ये अंदर 2, उसके बाद 8, उसके बाद बाहर 7 हैं, इसमें भी एक लेने की क्षमता है, इसलिए ये भी अपने आप में एनियन बन जाता है, इसलिए सोडियम क्लोराइड बनना आसान हो जाता है। अगर आप ब्रोमीन ब्रोमाइड या इसके 35 हैं तो अंदर के 2 हैं, उसके बाद 8 हैं, उसके बाद 18 हैं, उसके बाद 7 हैं, इसमें भी एक कम है 8 बनने के लिए, क्योंकि बाहर के ऑर्बिट में भी 8 का होना जरूरी है। आयोडीन में भी वही 7 है, मगर ब्रोमाइड और आयोडीन में संपूर्ण करने के लिए 18 तक हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर 18 तक इतने आसानी से ऐसा कोई दूसरा केमिकल नहीं है जिसके साथ जुड़कर ये कर सकते हैं, तो वहां पे ये 3rd लेवल पे आ जाती है। 1st लेवल पे नहीं है, 2nd में नहीं है, तो 3rd लेवल कंपाउंड लेवल पे आ जाती है। तो ये समझने के लिए हम इस विषय को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। अगला है एस्टेनिन, ये अनस्टेबल है, इतने इजिली पॉसिबल नहीं है, इसमें 85 है, इसके बारे में ज्यादा जिक्र करने की जरूरत है, इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा नहीं है, इसलिए हम यहीं पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हला हला जो पॉइजन की बात आती है, तो ब्लू वायलेट जो चीज उठी थी वो क्या थी, इसमें क्या विचारधारा है, ये क्यों शिव जी ने पिया था और पार्वती ने क्यों स्नेक डाला था, ये क्या कहानी है, हम समझने की कोशिश करेंगे। अब पहला विषय ये है कि इसमें साइंस है, ये विचारधारा नहीं है कि हम हलाल में आयोडीन की बात करें जो 53rd एलिमेंट है, और आयोडीन जब केमिकल फॉर्म में है तो वायलेट कलर का है। अगर हम थिएटर में इसे गर्म करते हैं तो ब्लू वायलेट वेपर्स ही निकलते हैं, वही समुद्र मंथन या हला हला में इस्तेमाल किया गया है। तो जहां पे ये डिजाइन हो जाता है कि ये आयोडीन है। अब आयोडीन से लोग मर जाते हैं, ये भी एक सत्य है कि आज भी सर्जिकल ऑपरेशन से पहले हर सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, उसे आयोडीन के साथ या आयोडीन के साथ अच्छे तरीके से धुलाया जाए, ताकि जितने भी बाहर के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे खत्म हो जाएं और ऑपरेशन में उन सब की समस्या ज्यादा ना जाए। ये प्रूव करता है कि आयोडीन किल्स, एंटी माइक्रोबियल है, इसे इस्तेमाल किया गया है। तो वो जो साइंस है, अब लगता है कि वो साइंस है, ये विचारधारा नहीं है। दिस इज सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड। अब थर्ड तरीके से देखा जाए तो साइंस की जो स्नेक है वो गले में ही क्यों डाला जाता है, इसके पीछे यही है कि आयोडीन को थायराइड ग्लैंड जो गले में है उसे ट्रैप करना है, यही एक साइंस है। तो आयोडीन जब हम लोगों के लिए लेते हैं, सोडियम क्लोराइड लिया जाता है, मगर उसमें आयोडीन भी डाल दी जाती है ताकि लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम ना हो। ये आवश्यक है, ये साइंस ने भी देख लिया है कि थायराइड के बिना थायराइड की प्रॉब्लम का होना बहुत कॉमन है, लाजमी है, आवश्यक है। तो थायराइड का लेवल बराबर होना चाहिए। ये लॉर्ड शिवजी के जो स्नेक है गले में डालने के पीछे पार्वती के यही है कि आयोडीन को वहां ट्रैप करना है, उसको नीचे नहीं जाना है। द राइट प्लेस फॉर आयोडीन इज थायराइड ग्लैंड, नॉट कहीं पे। तो साइंस के वो लेवल पे चला जाता है। अब इसमें ये विचारधारा नहीं रहती है कि इसके पीछे इतनी बड़ी साइंस है। आगे चलते हैं कि ट्रैपिंग आयोडीन एटम्स इन थायराइड ग्लैंड में अगर देखा जाए तो ब्लड में जब आयोडीन आती है वो आयोडीन पोर्टर के माध्यम से सेल में चली, फॉलिकुलर सेल में चली जाती है, और रिबोसोम से भी थायरोग्लोबिन बनता है जो प्रिकर्सर है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो ऊपर की लाइन में आप देख सकते हैं वो एक्सोसाइट से
ग्लोबिन में चला जाता है, ल्यूमिन में चला जाता है, और उसके बाद थायरोग्लोबिन में आयोडीन मिल जाती है। आयोडीन भी आ रही है, थायरोग्लोबिन भी आ रहा है, दो मिलकर मोनो अमाइनो थायराइड और डाईआइडोथायराइड का इस्तेमाल हो जाता है। वो बनने के बाद एंडोसाइटोसिस से, स्यूडोस्पोडियस के वकाम से ल्यूमन जिसमें ये सारी रिएक्शन बनती है वो आके फिर फॉलिकुलर सेल में आ जाता है, कोलाइड वेसिकल के अंदर, और कोलाइड वेसिकल के लाइसोजाइम से भी आता है और उसमें प्रोटियोलाइज हो जाता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो थायरोग्लोबिन, आयोडीन, मोनो और ट्राई में बदलने के बाद थायरॉक्सिन, थायरोग्लोबिन के तरीके से एक्सपोर्ट होके ब्लड में चला जाता है। उसके बाद जाके वो सेल पे काम करता है। तो अब जिसमें पक्का हो गया है कि आयोडीन को आयोडाइड फॉर्म में सेल के अंदर जाना है, फिर थायरोग्लोबिन के साथ थायरोग्लोबिन बनानी है, उसके बाद मोनो अमाइनो एसिड डाईआइडोथायरोग्लोबिन बनता है, उसमें थायरॉक्सिन और थायरोग्लोबिन के बनते हैं, जिसके आधार पे हम थायराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साइंस ने वो ले लिया है जो किसी ने भी सोचा नहीं था। मुझे खुशी है कि मेडिकल डॉक्टर होने के नाते जिसने बचपन से लेकर आज तक अखंडता को समझने की कोशिश की है, अधूरे ज्ञान को समझने की कोशिश नहीं की है। मेरी सोच विचारधारा कंटेम्पलेट मेडिटेशन ऑफ अखंड योग यही है कि हर विषय को तर्क वितर्क करके उस लेवल तक ले जाए जहां पे कोई भी विषय संपूर्ण बन जाए, अखंडता बन जाए, उसके आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। जस्ट आप वो लेवल तक जाते हैं, फिर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कंटेम्पलेट मेडिटेशन कर रहे हैं, वही अखंड योग है, वही कुदरत की देह है, जी में भी अखंड पुरुष अपने आप में महान है। और मुझे खुशी है कि कुदरत ने मुझे मौका दिया है सीखने का, जानने का, पहचानने का, और दुनिया की जितना भी ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान दुनिया के साथ है वो अधूरा है, उसे ठीक करके अखंडता के लेवल से मैं मेडिकल साइंस को उस लेवल तक ले जाता कि लोगों को पूरा जीवन बिना किसी समस्या के चलने का, पालने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। तो अब इसकी ये साइंस तक तो संपूर्ण हो गए, किसी को कोई दो राय नहीं। अब एक ऐसा विषय मैं आपको बताने वाला हूं जिसका मॉडर्न साइंस ने आज तक नहीं जाना है। अगर आप मॉडर्न साइंस की किताबें पढ़ें तो उसमें यही लिखा गया है कि थायराइड हार्मोन का एक्शन जो है कैलोरीजेनिक है, डायबिटीजेनिक है और बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बनाने का काम है। मगर हकीकत में सत्य ये है कि थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन से जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं और ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, उनको माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल में ऑक्सीजन के माध्यम से एक्टिवेट करके उससे हीट बनती है। तो इट इज कैलोरीजेनिक एक्शन है, नॉट एनीथिंग अदर देन दैट, बट हकीकत में मोर देन कैलोरीजेनिक उसके पीछे जो है थर्मोजेनिक है। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, यू आर सीइंग द हीट, गर्मी देख रहे हैं, इसे थर्मोजेनिक, नॉट कैलोरीजेनिक अलोन। कैलोरीजेनिक भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो कहीं ना कहीं ट्राइग्लिसराइड्स और ब्रेकडाउन प्रोडक्ट से बनाकर हीट बनाते हैं। और वही चीज शिवजी को इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि शिवजी को ठंडी जगह रहना है और बिना कपड़े के ज्यादा नहीं पहनने हैं, तो उनके लिए थोड़ा हाइपर होना जरूरी है, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी हो जिसके आधार पर सर्दी भी उन पे काम ना कर पाए। ये भी एक विचारधारा है जिसके लिए शिवजी को चुना गया है, ब्रह्मा, विष्णु या दूसरे गॉड्स को नहीं चुना गया है। ये भी एक खूबसूरती है। अब इसे हम प्रैक्टिकल लेवल तक आगे ले जाए। एविडेंस ये है कि हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड कम है, उसमें इंटॉलरेंस टू कोल्ड है, मीन वो आदमी सर्दी में ठंडे पड़ जाएंगे, और हाइपरथायराइडिज्म में गर्मी को टॉलरेट करना नामुमकिन सा हो जाता है। अब नीचे मैंने दिखा है कि कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं जो हाइपोथायराइडिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। जिनको थायराइड कंटेंट कम है उनको एक तो ब्रेन में डिप्रेशन होगा, ब्रेन फॉग होना शुरू हो जाएगा, उसमें सुस्ती आ जाएगी, काम नहीं कर पाएंगे, मसल्स में क्रैम्प्स आएंगे, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, वजन जरूर से ज्यादा बढ़ेगा और स्किन ड्राई हो जाती है।
और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट थायराइड हाइपरथायराइडिज्म में होता है। ये बता देता है कि एक्चुअल फंक्शन जो थायराइड का है या आयोडीन का है या थायराइड ग्लैंड का है इज टू मेंटेन थर्मोजेनिक टेम्परेचर, या टेम्परेचर को 37 डिग्री या थोड़ी ज्यादा तक रहे, ताकि उनके पूरे मेटाबॉलिक फंक्शंस परफेक्टली नॉर्मल हो, जिससे हम वो सब मिल जाए जो हम चाहते हैं। मगर इतना ध्यान रखना चाहिए कि इतनी थोड़ा सा ही हो, ज्यादा ना हो कि आपको ब्लड प्रेशर हो जाए या डायबिटीज हो जाए या वजन कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए, वो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो इंसान 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90, 100 में भी अपना वजन उतना ही रखता है जितना वो 21 साल का था, उसकी स्किन कंडीशन वैसी है, दिमाग उतना ही एक्टिव है और फिजिकली इतना ही पावरफुल है, इसे ही हम कर्टेल एजिंग या रिवर्स एजिंग कह सकते हैं। और जिसमें ये थायराइड ग्लैंड बराबर है, आयोडीन बराबर है, उसके लिए ये काम करना इतना नामुमकिन नहीं होगा। तो अब इस विषय के बारे में यही कहा जाता है कि मैंने इसको इस पिक्चर में रिप्रेजेंट किया है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अंत में इस पिक्चर में यही है कि अगर इस पिक्चर के पीछे जो विचारधारा है वो प्योर साइंस है। आयोडीन जो 53 एलिमेंट है, जो हैलोजन है, उसको थर्ड लेवल में थायराइड हार्मोन में इस्तेमाल करके कंपाउंड की शक्ल में लाके, ताकि जिस्म की टेम्परेचर मेंटेन हो, दिखाया गया है। और ये वो ज्ञान विज्ञान है, मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया उसे समझे, जाने, पहचाने। और सारी जो मेडिकल साइंस है, जैसे परफेक्ट एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी है, मेडिकल साइंसेज हैं, उसमें इस्तेमाल करके हम दोबारा वो ज्ञान लिखें जिसे भूलने की कोई जरूरत ना हो। और मैं जानता हूँ डिजीज की बात में आती है, पहले जो सब्जेक्ट हैं उसमें परफेक्ट कर लाना जरूरी है, वो दिव्यांग के माध्यम से ही हो सकता है, इन सब चीजों से ही हो सकता है। और मुझे खुशी है कि जिन सवालों के जवाब में मुझे मेडिकल साइंस में नहीं मिले थे, मुझे वेद उपनिषद के ज्ञान से मिले हैं। अब दोनों को इकट्ठा करके स्पिरिचुअल साइंस के माध्यम से दुनिया के सामने पेश करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, जो जीवन में पहली बार हुआ है। दिव्यांग भी फर्स्ट बार 2015 में हुआ है, उसके बाद ही ये चीजों ने शिक्षण ली है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी वेरी